किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो आज आप आए यहाँ पेटवाड़ गांव में और एक ऐसा किसान तक मिला है जो जैविक खेती करा है और उसने भाई साहब बहुत ही ड्राम तो रखे हैं, कम से कम 10 ड्राम तो रखे हैं और उनमें पूछांगे भी क्या मिला रखा है। उससे पहले भाई की किसान की जो है ना फसल दिखावांगे। जैविक खेती में भाई साहब कई किसान कहते हैं भाई घाटा हो गया तो मारे जावांगे, परंतु जैविक खेती में घाटा नहीं हुआ करता। उसके फसल अगर कम होगी तो 3 गुना दाम मिला है, इस बात की हमें गारंटी दे। वहां अगर करनी होगी फिर ऑर्गेनिक खेती, यानी अब रासायनिक खेती करके और नून ले जा भाई ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक खेती देख दे हमें स्पष्ट बताया जाए भाई ऑर्गेनिक खेती है रासायनिक खेती है। हमारा मकसद यो है भाई किसान थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी। मन तो बहुत साल हो गया ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ये मिलावांगे भाई किसान था। भाई राम राम। नमस्कार जी संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से कष्ट करके आए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा था। अच्छा जी। अब जैसे मान लो धान की फसल लेते हैं किसान, धान की फसल अब जो हार्वेस्टर कंबाइन से कटवाते हैं वो क्या करते हैं, वो जमीन में डाल के पराली को बाद में आग लगा देते हैं। अच्छा जी। जो जमीन के लिए बहुत खतरनाक है। भाई जीवाणु जितने भी जमीन में होंगे, अब अगर मान लो यहाँ कोई आसपास में हमारे आग लगा दे तो क्या आप यहाँ खड़े रह पाएंगे? हम तो इंसान है, पाँव लगे हम भाग जाएंगे, जीवाणु नहीं भाग सकते, वो उसी जमीन में है। आपने वहां आग लगा दी, आपने वहां केमिकल्स डाले तो वो भाग नहीं सकते, वो मर जाते हैं। कुछ जीवाणु तो ऐसे हैं जो डोरमेंसी में चले गए, वो नीचे चले गए जमीनों में गहरे चले गए, लेकिन कुछ जीवाणु होते हैं मर जाते हैं। और जो जीवाणुओं का भोजन है वो जीवाणु डायरेक्ट यूरिया नहीं खा सकते। यूरिया भी जो केमिकल भी यूज करते हैं उन किसानों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा, जो यूरिया की प्रोसेस होती है जब फसल को मिलने की, तो जीवाणु उसको नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में, तब वो फसल का भोजन बनता है। तो इसीलिए जीवाणु तभी काम कर पाते हैं जब जीवाणु हो वहां जमीन में कोई फसल अवशेष है। अब ऑर्गेनिक मैटर जमीन का जो बात करते हैं वो 1% जनरली माना गया है कि 1% होना चाहिए। ठीक बात। जो आज के टाइम पे हम जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन देखेंगे 0.2-0.3% तक पहुंच गया। और ये 0.2 से 0.5 करने में हमें सालों लग जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने का। तो उसको थोड़ा सा जल्दी बढ़ाने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरे पास फसल अवशेष है, अच्छा भाई, जैसे ये अड़ोसी पड़ोसियों से मैंने जो भी उनके पास एक्स्ट्रा थे मैंने निकाल लिए, मेरे पास जो बचता है वो भी मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये फसल अवशेष ये जीवाणुओं का भोजन है, लेकिन ये भोजन भी इस कंडीशन में जीवाणु भोजन नहीं ले सकते। जीवाणु भोजन लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो जैसे जैसे हम, अब ये मैंने गोबर डाला हुआ है, अच्छा इसके अंदर, हाँ ये ताजा गोबर डाला हुआ है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं सूखा हुआ मैटर है, लेकिन जीवाणु जो खाएंगे वो इस चीज को खाएंगे। अब ये देखोगे आप, ये क्या, ये गला दिया, ये गल गया, और ये जीवाणुओं का भोजन है। अच्छा। और आप इसके नीचे अब आप जमीन देखोगे तो इसके अंदर ये आपको माइक्रोबियल एक्टिविटी भी नजर आएगी, जीवाणु भी घूमते फिरते, देखो ये कीड़े चलते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे। हाँ, ये कोई मकड़ी है, ये सारे जीवाणु ये हमारे फायदे के लिए। और आप इसको देखोगे ऐसे हाथ से खोद सकते हो मिट्टी को, ये मिट्टी का टेक्सचर है। तो सारा इसी चीज का खेल है। जैसे जैसे आप जमीन में जितने जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएंगे, और अगर मान लो मैं इसको ऐसे खुला छोड़ दूंगा तो ये जमीन, ये यहाँ पे जीवाणु काम नहीं कर सकते क्योंकि ये नमी उड़ जाएगी यहाँ से, नमी उड़ जाएगी। जैसे ही नमी उड़ेगी जीवाणु सूखे के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता तो वो खत्म हो जाएगा। ये इसीलिए हमने इसको ढक के रखा है। दूसरा, इस मल्चिंग का फायदा ये होता है यहाँ खरपतवार नहीं उगेंगे। हाँ, यो पेड़ा की चीज का है ये हमारा इसका मौसमी का पेड़ है, मौसमी का है। हाँ, मौसमी का, और ये एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर है। ये रूट स्टॉक जो है ये एलिमो है, बहुत टॉप क्वालिटी का रूट स्टॉक है। ये अभी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, किसी किसी फार्मर के यहाँ मिलेगा। ये मतलब ऐसी क्वालिटी कहाँ से है? हाँ, ये मैंने राजस्थान से लिया था, भिवाड़ी में। भिवाड़ी में अनिल यादव जी हैं जैन नर्सरी से, वहां से मैंने ये पौधे लिए थे। ये CCRI नागपुर में सेंटर है, सेंटर फॉर सिट्रस फ्रूट के लिए। तो उनकी रिसर्च है ये काफी सालों की। ये पौधे तो सभी लगाते हैं मौसमी के, लेकिन जो ये नीचे रूट स्टॉक है इसका मैटर करता है ये। बहुत सारे बीजू पौधे लगाते हैं जो डायरेक्ट बीज से पौधा उत्पन्न हुआ, कुछ इस पे खट्टी जट्टी पे या और उनके ऊपर इसका ग्राफ्टिंग करवाते हैं, या वो उस पे उसकी ग्राफ्टिंग करवाते हैं, लेकिन ये चीज अलग चीज है रूट स्टॉक। इसीलिए मैं किसानों को बताना चाहता हूँ भाई, जो भी नया किसान भाई लगाए, आज के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे रूट स्टॉक आए हुए हैं। आप लेने से पहले थोड़ा सा वेरीफाई करें पौधा आप जो लगाना चाह रहे हैं वो क्या चीज है, क्या दे रहा है सामने वाला। तो नर्सरी से किसी से भी लें, अच्छे नर्सरी वाले से पौधे लें, भरोसेमंद आदमी से लें। इस रूट स्टॉक का मैं आपको फायदा बताना चाहूंगा। इसका फायदा ये है, ये पौधा फैलता कम है,
फैलता कम है और फ्रूट 1.5 गुना प्रोडक्शन देता है। अच्छा जी। हाँ, अगर आप नेचुरल नॉर्मल जो पौधा लगाएंगे उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और प्रोडक्शन कम आएगी। हमें तो प्रोडक्शन से मतलब है, हमने तो उत्पादन चाहिए, हमने कोई बड़ा पौधा दिखा के क्या करना है। ठीक बात। अब ये पौधा कम स्पेस लेगा, मेरा जगह कम लेगा, तो मतलब मैं पौधे ज्यादा लगा सकता हूँ खेत में, इसकी डिस्टेंस कम कर सकता हूँ। जो 20 पे लगाना था अब मैंने इसको 15 फीट पे लगा रखे है। तो 15 फीट पे लगेंगे तो पौधे ज्यादा लगेंगे। हाँ, तो ज्यादा लगेंगे और उसी पे फ्रूट आपका ज्यादा आएगा। तो इसीलिए हमने इस हिसाब से रखा है कि भाई हम इसमें जो बेस्ट हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरे एरिया में आप जनरली देखोगे बाग जल्दी से लगा नहीं है किसी का भी। मैंने एक कोशिश की है ये कि भाई जितना भी हम हो सकता है हम इसको ऑर्गेनिक पे लेके चलेंगे। जमीन का पीएच भी मेरा हाई है, ये पौधा थोड़ा सा हाई पीएच पे कम चलता है, लेकिन अभी तक पौधा ठीक चल रहा है, ठीक खड़ा है, ठीक कंडीशन है और इस पे फुटान भी आ रही है अभी भी। अच्छा, आप नई फुटान देखोगे तो ये जैसे जैसे टाइम निकलेगा, ग्राफ जैसे जैसे ग्रोथ लेगा तो जमीन का टेक्सचर अच्छा होता जाएगा, तो उम्मीद है आगे पौधा अच्छा चलने लगेगा। अच्छा। हाँ, एक मैं एलिमो रूट स्टॉक की आपको खासियत बताता हूँ। इसको अगर किसान को देखना हो तो ये कैसे देख सकते हैं। नॉर्मली जो पौधा का पत्ता होगा वो एक ही पौधा का पत्ता एक होता है, इसमें 2 पत्ते मिलेंगे। देखो पहले आपको छोटा पत्ता है, हर पत्ते के नीचे छोटा पत्ता है ये, और फिर ये ऊपर बड़ा पत्ता है। ये एलिमो की पहचान है। अच्छा, नीचे छोटा पत्ता है और ये ऊपर बड़ा पत्ता है। देखोगे आप, ये देखोगे ये एलिमो रूट स्टॉक की ये खासियत है, ये आपको नजर आ जाएगा अलग से। ये मतलब बीच में पत्ता दे दिया। हाँ, ये एलिमो का पहचान है। अच्छा। हाँ, अगर किसी किसान को पहचानना हो भाई कोई नर्सरी बोल रही है कि भाई एलिमो पे हम दे रहे हैं, ये एलिमो का अकेला रूट स्टॉक ही 100 रुपए का है। अच्छा। अगर खाली रूट स्टॉक की बात करें तो जो जट्टी खट्टी के और ये रूट स्टॉक आते हैं वो 10 या 20 रुपए में मिल जाते हैं जनरली। मतलब ये पत्ता लगना था, उरत है, लकड़िया। हाँ, ये पहले ये निकलेगा, ये पत्ता लगेगा। हर पत्ते के साथ ऐसा ही मिलेगा आपको। जो भी मैच्योर पत्ता है वो उसमें ऐसे ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको पहचान बता दी भाई। एलिमो का अगर किसी फार्मर को देखना है लेते टाइम तो ये इस तरीके का रहना चाहिए। मौसमी का है। हाँ, ये मौसमी का है। उधर मैंने थोड़ा सा किन्नू भी लगा रखा है और संतरा भी लगा रखा है। चलो वो दिखाओ पौधे। उससे पहले देखो इधर मैंने ये थोड़ी बहुत सब्जियां लगाई, सब्जी लगा रखी किसान साथियों। ये देखो, ये अब वैसे गोभी का सीजन चला गया है, गोभी का सीजन है को नहीं। हाँ, लेकिन अभी भी ये चल रहा है मेरा, लगभग ये फ्री होने वाला है। हाँ। अब ये देखो कुछ किसान कहते हैं कीड़े लग गए। हाँ। ये कीड़े ने मान लो देखो कितना बड़ा पौधा है। हाँ। उसमें से कितना खा लिया, कितना। हाँ, ठीक बात है। मुश्किल से 5% होगा पूरे पौधे। हाँ, पूरे पौधे में। पौधे में जितना भोजन बनाना था, अगर मैं इस पे कीटनाशक का स्प्रे करता, पहली बात तो मेरा खर्चा आता। हाँ। दूसरी बात वो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक था। अब ये देखो ये सुंडी खा रही है इस पे, ये अभी भी आप देख रहे होगे। हाँ। लेकिन मेरे कोई सुंडी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दिखा भाई एक बार, क्योंकि ये सुंडी ये इसका भोजन है। अच्छा, अगर ये सुंडी है। हाँ, ये सुंडी है। अगर मान लो मैं इसको मारूंगा, मेरे को इस पत्ते से क्या मिलना है। हाँ। अब इंसान क्या चाह रहा है, सिर्फ हमें मिले। हाँ, मैं मिले। हाँ, इनका कोई घर थोड़ा ही है। हाँ, ये भी तो कहीं तो जाके ये सरवाइव करेंगे। हाँ, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति का हिस्सा। ठीक बात है। अब मानो इसको जब ये गोभी यहाँ से ली, हाँ, ये पत्ता मैंने वैसे ही जमीन पे डाल दिया। हाँ, डाल दिया। तो ये बाद में भी जीवाणुओं का भोजन बनना है। हाँ। और ये भी जीवाणु ही तो है। ये भी जीवाणु ये खा रहा है, ये हमारी गोभी को कोई नुकसान कर ही नहीं रहा। गोभी तो उड़ा है, हाँ, ये ऊपर है। तो इसका मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कीट हमें कोई नुकसान नहीं करता। अब ये पत्ता है, ये पत्ता हमारे किस काम का है। ये पत्ता वैसे भी मैच्योर हो गया, ये भोजन भी नहीं बनाएगा। हाँ। भोजन बनाने वाले पत्ते ये हैं। हाँ, जो ऊपर के हैं। हाँ, ऊपर और इसने इसको इसीलिए खाना शुरू कर दिया क्योंकि अब इसका समय निकल गया है। ये कीट ज्यादा तभी आएंगे जब इसका समय चला जाएगा। जो सीजनल चीज होगी उस पे कीटों का प्रकोप वैसे ही कम होता है। हाँ, ये सर्दी की फसल है तो सर्दी अब चली गई है, अब गर्मियां आ गई। 10 अप्रैल हो गया है। हाँ, तो इतनी अप्रैल के महीने में भी ये चीजें अगर हम रखेंगे तो कीटों का प्रकोप बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक बात है। अब धीरे धीरे हम इसको खत्म कर देंगे क्योंकि अब हमने सब्जियां मोस्टली निकाल ली है। हाँ, निकाल ली है। तो जैसे जैसे निकालते जाएंगे तो ये हटाते जाएंगे। किसान साथियों, ये प्याज है वही गंठे जिसने बोला अगर हरियाणा में। ये ब्रोकली है। ब्रोकली। हाँ, मतलब ये हरी गोभी जनरली किसान कह देते हैं आम भाषा में, या गोभी को ये ब्रोकली होती है। ये न्यूट्रिशन के मामले में उस गोभी से कम भी 10 गुना ज्यादा बेहतर है। कैसे जी? ये मतलब अगर आप देखोगे ना, ये जितनी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं वहाँ इसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड होती है। अच्छा जी। हमारे एरिया में लोगों को जनरली इसका पता नहीं है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का। इस गोभी को छोटा छोटा दाना ये देखो, ये छोटा मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे बनती है। अच्छा, ये ऐसे बनती है। हाँ, वो थोड़ी सी बड़ी होगी, बड़ी होगी में। हाँ, वो खराब होती जाएगी। ये आप अगर खाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त काम करती है आपकी हेल्थ के लिए। अच्छा। न्यूट्रिशन वाइज बहुत हाई इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है।
है। तो ये इस तरीके की चीजें भी हमने कुछ लगा रखी हैं। अब इसमें भी देखोगे आप, कीट ने खाया हुआ है, लेकिन देखो उसने खा के छोड़ दिया है, छोड़ दिया खा के। इसी तरह जो मैंने वो पीछे आपको सुंडी दिखाई थी, वो भी चली जाएगी कुछ टाइम के बाद। हाँ, जितना उसको खाना है वो उतना ही खाएगी, बस ज्यादा कौन खाए। इंसान को ही है भाई, हमने स्टोर करके रखना है, कीट स्टोर नहीं कर सकता। ठीक बात वो सिर्फ उसका अपना पेट भरेगा और वो चला जाएगा, उसका सिर्फ इतना ही नेचर में काम है। तो अगर हम उसको मारने चलेंगे तो पहली बात तो हम अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपना खर्चा भी कर रहे हैं। तो ये चीजें किसान को समझनी पड़ेगी अगर आगे खेती करनी है। जितना लंबा समय खींचता जाएगा, आने वाला समय ऐसा होगा, जमीन बंजर होती जा रही है, भूमि बंजर हो जाएगी, कुछ भी पैदा नहीं होगा। और फैक्ट्री में तो भोजन बन नहीं सकता, भोजन तो हमें खेतों में पैदा करना पड़ेगा। ठीक बात है। और खेत हम बंजर बनाते जा रहे हैं, तो कैसे, मतलब आने वाला भविष्य क्या होगा, वो चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा भविष्य में। मैंने उस चीज को सोच के, जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे, आपने किस आधार पे जैविक खेती स्टार्ट की। मेरा स्टार्ट करने का कारण ये है, हर इंसान को भोजन की जरूरत है, चाहे हम जो मर्जी, कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर बन जाए, कुछ भी। ये हमने यहाँ प्याज लगा रखे हैं अपने यूज के हिसाब से। अच्छा जी। हाँ, तो ये आगे चलते जाएंगे इस लाइन में। मैंने जैसे बताया था आपको टमाटर। हाँ, ये आगे कुछ टमाटर के पौधे लगे हैं, बीच में हमने ये अमरूद लगा हुआ है, और ये चिक्कू के पौधे हैं। अच्छा जी। ये इधर साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये है, ये टमाटर। हाँ, ये टमाटर है, इससे अभी फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हुई। हाँ, टमाटर, ठीक है जी। ये टमाटर के फल अभी बनने स्टार्ट हुए हैं। हाँ, ये लग रहे टमाटर। हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब देखो, जैसे बहुत ज्यादा हो गए तो ये एक टमाटर इसने खराब कर दिया कीड़े ने। हाँ, लेकिन ये कीड़ा क्यों खराब किया, इसका कारण है, पौधे में जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, जितना पौधे के पास भोजन होगा, पौधा उतने ही फल बना सकता है। अच्छा, उससे ज्यादा जो भी फल होगा, वो या तो वो उसको गिरा देगा, या वो कीटों को अट्रैक्ट करेगा। पौधा कीट को बुलाता है, हाँ, कीट अपने आप कभी भी नहीं आता पौधे के ऊपर। पौधे के ऊपर वही कीट आएगा जरूरत के हिसाब से, जो उस समय पौधे की जरूरत है। अच्छा जी। तो पौधा कीट को बुलाएगा, कीट आएगा और वो अपना काम करेगा। अब ये मानो अगर ये टमाटर चलता रहता तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता, और जो केमिकल डालते हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा केमिकल डाल लेंगे तो ये सुंडी तो नहीं आएगी वहाँ, क्योंकि उसने वहाँ जहर हो गया। लेकिन वो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि पौधे के पास उतनी पावर है नहीं कि वो पौधा न्यूट्रिशन दे पाए उस चीज को। अच्छा, तो फिर वो उस तरीके से स्ट्रेस में जाता है, जिससे बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये इधर जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये चुकंदर लगा हुआ है अपना। अच्छा, ये चुकंदर। हाँ, वैसे इसका भी सीजन लगभग एंड हो गया है। तो देखो, अभी ये थोड़ी सी यहाँ से ऊपर से खराब होना स्टार्ट हो गया। ये जितना हमने यूज करना था वो हम कर चुके। इसको हम अब आगे डालेंगे इसके बायोडाइजेस्टर टैंक के अंदर। इसको हम ऊपर से छील लेंगे, जो ये मैंने आपको टैंक बताया था, इसके अंदर हम इसको पीस करके और बाहर पहले दूसरे ड्रम में डालेंगे। इसका जो लिक्विड निकलेगा वो हम उसके अंदर यूज कर देंगे। तो जितना भी न्यूट्रिशन इसने जमीन से लिया था, ये वापसी दोबारा से फिर जमीन में चला जाएगा। जमीन में चला जाएगा। जो हमने यूज करना था उतना हमने यूज कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा था वो हमने वापस जमीन को दोबारा से फिर दे देना है। इसको ऐसा नहीं है भाई इसको निकाल के हमने फेंक दिया कहीं। ठीक बात है। ये हमारी जमीन का, ये जितना भी कार्बन का, तो ये खराब हो गया, ये खराब होगी सिर्फ इसकी ऊपर की कंडीशन। ये पूरा का पूरा खराब नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ ऊपर का हिस्सा है कुछ जो खराब हो गया है। इसको हम ऊपर से छील लेंगे, काटेंगे, तो इसको दोबारा से जमीन में दोबारा डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये हमारा यहाँ जो आप देखेंगे, ये बीज के लिए लगाया हुआ है। हम मार्केट से बीज को खरीद के नहीं लेके आते। ये जो आप देखोगे मूली हमने बीज के लिए लगाई हुई है। ये मूली अब अगले सीजन पे जो हमने बीज चाहिएगा वो हम बाजार से नहीं लेके आएंगे। ये हमने यहाँ लगा दी। ये हमने इस तरह से गाजर लगा रखी है। अच्छा। हाँ, उधर आप देखोगे वो तंबाकू लगा हुआ है। तंबाकू का कुछ इस्तेमाल हम अपना कीटनाशक वगैरह अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको तंबाकू के पत्तों को कीटनाशक के तौर पे प्रयोग करते हैं। कीटनाशी नहीं कहते, ये कीट रिपेलेंट होता है जो कीटों को दूर भगाता है। अच्छा, कीटों को मारता नहीं है किसी भी सेगमेंट में। वैसे प्राकृतिक खेती में ज्यादा हमने ये जो चीजें सीखी हैं, कीटों को ज्यादा भगाने की भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर आप जमीन में पोषण का प्रबंध रखते हैं, फसल में पोषण अच्छा देते हैं, तो कीटों को कुछ भी भगाने की भी जरूरत नहीं है। तो आने वाले टाइम में हम इस सेगमेंट को भी बंद कर देंगे कि कहीं भाई हमें कोई प्राकृतिक कीटनाशक बनाना पड़े, कीट रिपेलेंट भी बनाना पड़े। नीम तेल का भी इवन हम आगे आने वाले टाइम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम नीम तेल, आग धतूरा, नीम, भांग, कनेर, इस तरीके के पौधों के पत्ते लेके बनाते हैं। हमने अभी बनाया हुआ है। अगर जरूरत पड़ती है तो उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे भी मैं जो करता हूँ कीटनाशक का, कीट रिपेलेंट का जो प्राकृतिक है, वो अमावस्या के आसपास करता हूँ।
क्योंकि कीटों का प्रकोप हमेशा अमावस्या के आसपास में बढ़ जाता है। अच्छा जी। हाँ, तो इसीलिए हम इसका जो भी प्रयोग करते हैं फसलों में, कीट जो भी प्रतिरोधी क्षमता होती है वो अमावस्या के समय थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उस समय ये प्रकोप बढ़ता है, उस समय मैं इसका प्रयोग कर लेता हूँ। तो इसमें मतलब पर अमावस्या बताओ आप, अमावस्या तो एक दिन पहला करा, अमावस्या से 2 दिन पहले से लेके और अमावस्या के दिन तक आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा? इसका जैसे ये होता है, जैसे ज्वार और भाटा आता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ऐसे 2 पक्ष रहते हैं। तो जो अमावस्या का समय होता है ये कीटों के फलने फूलने का समय होता है। इस समय कीट खूब अपना प्रजनन करते हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं खेतों में। तो इस चीज के लिए अब उस समय हमने उसको डिस्टर्ब करना है। अगर कीट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो ये जैविक खेती का कॉन्सेप्ट है। वैसे प्राकृतिक खेती में इस पे भी आने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम प्राकृतिक की तरफ चले जाते हैं, पहले हम केमिकल करते थे, फिर हमने रेजिड्यू फ्री किया, फिर हमने जैविक किया, और अब हम प्राकृतिक की तरफ चल रहे हैं, ताकि इन चीजों को भी हम हटा सके, जरूरत ना पड़े कीटों को भगाने की, क्योंकि कीट भी प्रकृति का हिस्सा है। मैं ये मानता हूँ, अगर उनको हम भगाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो चीजें डिस्टर्ब होंगी तो हमें फसल पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, उन चीजों की भी वहाँ आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक बात है। तो इस चीज के हिसाब से हमने सोचना है भाई, ये जो भी हम कल्चर वगैरह बना रहे हैं, ये एक तरीके का एक हम इनोकुलेशन कर रहे हैं। एक तरीके से हम झाग लगाते हैं, जैसे मानो हम दही बढ़ाने के लिए हम दूध के साथ में थोड़ा सा झाग लगा देते हैं शाम को, और वो अगले दिन सारी दही में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये सारी चीजें एक तरीके से जमीन के लिए झाग का काम करेंगे। भाई एक वक्त हमने जीवाणु डाल दिए, वो जीवाणु धीरे 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 बढ़ते जाएंगे जमीनों में, अगर हमने उसके लिए वहां पे उस तरीके का क्लाइमेट पैदा किया है तो। अगर हम वहाँ केमिकल डालेंगे, वहाँ उनके लिए ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, वहाँ मॉइस्चर मेंटेन नहीं करते पूरी, अब आप जैसे जैसे जून जुलाई मई जून का महीना देखेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाता है हमारे एरिया में, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर उस वक्त ये जमीन अगर ऐसे नंगी दिखेगी, तो इस नंगी जमीन के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, अगर बहुत सारे किसान जुताई करके छोड़ देते हैं, गहरी जुताई बोलते हैं हम की गर्मियों में गहरी जुताई, ये जितना भी इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो सारा हवा में उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है। तो वो वेपोराइजेशन रोकने के लिए हमने जमीन को एक तो मॉइस्चर मेंटेन करने की कोशिश करना है, दूसरा हम जमीन को ढक के रखें। नंगी जमीन जहाँ पे भी होगी वहाँ किसान को कभी भी फायदा नहीं हो सकता। यहाँ जीवाणु किसी भी हालात में काम नहीं कर सकते। जीवाणु जैसे मैंने दिखाए थे, वहाँ मल्चिंग के नीचे आप कहीं भी देखेंगे, वहाँ आपको माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी खासी मिलेगी, बहुत अच्छी नमी मेंटेन होगी। दूसरा, हमें पानी बचाने के लिए जैसे हम ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ड्रिप का इस्तेमाल भी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अब जैसे हमारे एरिया में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। पानी ऐसा है, ट्यूबवेल अभी से आप देखोगे, अभी अप्रैल के महीने आते आते इन्होंने पानी छोड़ना बंद कर दिया, मतलब पानी नहीं उठा पाते। तो अगर जमीनों से हम इसी तरीके से पानी निकालते रहे, अब मेरा एरिया वैसे भी जनरली धान का है, अब धान लगाते हैं लोग, लेकिन पानी है नहीं। लेकिन ये पुरानी परंपरागत चीजें चली आ रही हैं, लोग सोचते हैं भाई धान लगाते थे हमारे दादा हमारे पिताजी, और हम भी अब धान लगाते नहीं, लेकिन समय के साथ बदलाव भी जरूरी होता है। ठीक बात है। अगर आप सिर्फ धान गेहूं इसी क्रॉप पैटर्न पे चलते रहे तो बहुत ज्यादा लंबा समय मेरे को नहीं लगता कि है जब किसान खेती कर पाएंगे, जमीनें बंजर होगी। कभी राजस्थान भी बहुत हरा भरा होता था, आज राजस्थान में आप जाके देखोगे धूल भागते मिलेंगे आपको, कोई पेड़ नजर आता है जाति वगैरह के, जो बहुत दूर दूर में आपको नजर आएंगे, फसलें हैं ही नहीं। ठीक बात है। और वो हालात पंजाब में अब पैदा होने स्टार्ट हुए हैं। पंजाब में सिर्फ पानी है, पंजाब में इतनी भयंकर बीमारियां हैं, उसी तरीके से बीमारियां हमारे यहाँ भी अब आनी स्टार्ट हैं पिछले काफी समय से। पहले कहते थे बीमारियां शुगर कैंसर ये चीजें शहरों में ज्यादा होती थी, भाई ये बीमारियां हार्ट जेनेटिक्स जो प्रॉब्लम है ये सारी शहरों की बीमारियां, लेकिन आज आप देखोगे तो गांव में उसका परसेंटेज ज्यादा मिलेगा आपको। और उसका पीछे का कारण है, अब किसान कीटनाशक भी डालता है, तो वो कोई भी किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं लेता, कीटनाशक डाल रहे हैं ऐसे ही स्प्रे करते जा रहे हैं। मैं उन भाइयों को भी बताना चाहूंगा, भाई जो भाई इसका इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम मास्क जरूर डाल लें, कपड़ा डाल लें, हवा के विपरीत दिशा में हमेशा अपोजिट करके ही स्प्रे करें। कभी भी ऐसा ना हो कि स्प्रे वापस आपकी तरफ आ रहा है। दूसरा, स्प्रे को कभी भी हाथों से ना घोड़े। बहुत सारे किसान मैंने बेचारे ऐसे देखे हैं, उनकी ना समझी मानो या कुछ भी मानो, वो दवाई को खाद को पानी में सिर्फ हाथ से घोड़ रहे होते हैं। अब ये हमारी स्किन लाइव है, ये जीवित है, इस स्किन के ऊपर आप पानी डालोगे कुछ टाइम के बाद में वो अब्जॉर्ब कर लेगी, इसको सोख लेगी, तो जो दवाई है वो भी तो सोखेगी। तो वो दवाई स्किन के थ्रू जा रही है। आज लोगों को इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं,
अब लोग बात करते हैं कैंसर जैसी बीमारियों की, उसके अलावा भी तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है भाई। अब आप चाहे उसके साथ में जितने भी फेफड़ों की दिक्कत थी, लीवर की दिक्कत थी, स्किन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में ये चीजें बढ़ गई हैं। आज आप देखोगे इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आईवीएफ सेंटर, मैं तो मेडिकल लाइन से हूँ तो मैं जानता हूँ कितने आईवीएफ सेंटर अकेले हिसार में आपको मिल जाएंगे। तो उसके पीछे कारण है जो हमारा खान पान, जो हमारा सिस्टम था वो हमने खराब कर दिया अपना। तो वो सिस्टम जब तक हम ठीक नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता कि आने वाला टाइम बच्चों के लिए भविष्य उज्जवल हो सकता है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक बात है, उस पैसे को कमाने की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उस चीज का मोटिव नहीं है अगर आप जहर खा रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से अगर अपने आप को, अपनी जनरेशन को आने वाले टाइम में बचा के रखना है तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि आप जहर डालना बंद करें, जहर खाना बंद करें, बच्चों को जहर ना दें, आप खुद भी जहर ना खाएं। ठीक बात है। कम से कम किसान, मेरे आसपास के एरिया में भी मैं देखता हूँ जो भी वो पैदा कर रहे हैं केमिकल, वही वो मंडी में डाल रहे हैं और वो खुद भी वही खा रहे हैं। ये ना समझिए भाई, अरे आप खुद के लिए तो पैदा कर सकते हो भाई। चलो आप बहुत बड़े स्तर पे स्टार्टिंग में नहीं करना चाहते, आप कम से कम इतना तो पैदा करिए जो आप खुद के लिए अच्छा उगा सके, अच्छा खिला सके। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी चीजें अभी भी, ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं आने वाले टाइम में, ताकि इनका भी हमें कम यूज करना पड़े, क्योंकि ये भी एक लेबोरियस वर्क है, इसमें मेहनत तो लगती है। हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं, प्राकृतिक तौर पे एक तरीके से ऐसे चीजों को डिजाइन कर रहे हैं कि भाई धीरे धीरे दिक्कतें कम होती जाएं, कार्बन बढ़ता जाए जमीनों का, तो हमें इसमें मेहनत कम करनी पड़े। ठीक बात है। बॉर्डर के ऊपर से मैंने जैसे थोड़ा सा कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स लगा रखे हैं, बॉर्डर काम है ये, और दिखाएंगे। किसान साथियों नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद भाई गजेंद्र की। अब फसल दिखावांगे और बाउंड्री पर जितने भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं वो दिखावांगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।